हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सबकी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्राथमिक विद्यालय में पूछे जाने वाले गणित और रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को डिस्कस करेंगे। ये क्लास दोस्तों मैराथन क्लास रहेगी, तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, 3 और 4 के मध्य घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेंगी। जब दोस्तों घड़ी की सुइयां आपस में मिलने की बात करें तब थीटा का मान कितना अंश बनता है, 0 अंश बनता है। तो यहाँ सूत्र लगाएंगे, थीटा बराबर 60h माइनस 11m बटा कितना 2। इसी में दोस्तों मान रखेंगे, थीटा का मान यहाँ पे 0 अंश हो जाएगा, बराबर 60 गुणते एच। एच का मान क्या रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 3 रखेंगे। 3 माइनस 11m, यम दोस्तों यहाँ पे निकालना है, और बटे कितना 2। 2 दोस्तों इधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 11m। तो 11m बराबर कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो m का मान निकालेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 180 बटा कितना 11। अब दोस्तों इसको हम भाग करेंगे, 11 में 180 से भाग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 11 का 11, 8 में से 1 गए 7, 0, 11 छः का 66 हो जाएगा। यहाँ बचे कितना 4 बचेगा, तो m का मान कितना आएगा 16 सही 4 बटा 11। अतः दोस्तों घड़ी की सुइयाँ दोनों कब आपस में मिलेंगी, 3:16 सही 4 बटा 11 मिनट पर दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। तो ये इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, 5:15 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। कैसे निकालें दोस्तों, यहाँ पे सूत्र लगाएंगे, थीटा बराबर 60h माइनस 11m बटा 2। हमें इसी थीटा का मान निकालना है। तो थीटा बराबर 60h का मान कितना दिया है दोस्तों, यहाँ पे 5 हो जाएगा, गुणते 5 माइनस 11 गुणते यम क्या है मिनट वाली सुई 15 हो जाएगा यहाँ पे, अब बटा कितना 2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, 60 पंचे कितना हो जाएगा 300 माइनस 11 पचे 55, हासिल लगा 5, 11 का 11 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा, बटा कितना 2। अब इसको घटाएंगे, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 6 गए 3 आएगा, यहाँ बचेगा दोस्तों 2, 2 में से 1 गए 1, 135 बटा 2। इसको दोस्तों भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा 2 छम 12 जाएगा, फिर 2 से तो 14, 2 पंचे 10। तो दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा 67.5 डिग्री का कोण बनेगा। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसमें लुप्त संख्या बताना है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे कौन सी संख्या आएगी। कैसे निकालेंगे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि कोडिंग जो है किस प्रकार से किया गया है। यदि दोस्तों ई का जो लेटर होता है अंग्रेजी वर्णमाला में 5 आता है, 5वें अक्षर पे आता है, तो 5 का अगर दोस्तों हम स्क्वायर कर दें तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो 5 का स्क्वायर करने पे कितना आ गया 25। और दोस्तों जे जो है किस नंबर पे आता है, जे जो है 10 नंबर पे आता है, और 10 का स्क्वायर करने पे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों ओ जो है किस नंबर पे आता है, तो इसका ट्रिक होता है ईजोटी, 5, 10, 15, 20 और ये 25। ओ दोस्तों जो है ये 15वें नंबर पर आता है। तो दोस्तों ओ जो है 15 पे आता है, तो 15 की स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा। तो इस प्रश्नवाचक की जगह पे क्या भरा जाएगा 225 भरा जाएगा। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 मीटर दिया है और उसके एक बिगड़ की लंबाई 12 मीटर दिया है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो दोस्तों समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होता है 1/2 गुणते विकर्णों का गुणनफल। यहाँ पे एक बिगड़ दिया है, दूसरा बिगड़ निकाल लें तब इसका क्षेत्रफल हमें पता चल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। ऐसे एक समचतुर्भुज बना लिया दोस्तों, इसका एक बिगड़ कितना दिया है 12 मीटर दिया है, और दूसरा बिगड़ यहाँ पे हम खींच लेते हैं, इसकी लंबाई हमें नहीं पता है। तो ये दोस्तों 12 मीटर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 मीटर, यहाँ पे हो जाएगा 6 मीटर, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के जो बिगड़ हैं एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे भी 90 अंश कोण बनेगा, हर जगह जो है 90 अंश का कोण बनेगा, और ये 2 भागों में बढ़ जाएंगे, 6 और 6 हो गया। अब यहाँ पे परिमाप दिया है कितना दोस्तों 40 मीटर, तो समचतुर्भुज का परिमाप होता है दोस्तों 4 गुणते होता है दोस्तों भुजा बराबर 40, 4 1 का 4, 4 10 में 40 हो जाएगा। तो समचतुर्भुज की जो भुजा आ गया दोस्तों वो क्या आ गया 10 मीटर। तो 10 मीटर यहाँ भी होगा, 10 मीटर यहाँ, और 10 मीटर यहाँ, और 10 मीटर यहाँ हो गया। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, किसी भी एक समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा के इस वाली लंबाई निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये समकोण के सामने वाली भुजा है, तो ये कर्ण हो जाएगा, तो ये 10 का स्क्वायर
और बराबर लंब का स्क्वायर 6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार, इसको हम आधार मान लेते हैं दोस्तों, तो ये आधार का स्क्वायर हो जाएगा। 10 स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 और 6 का स्क्वायर 36, इधर आएगा तो -36 हो जाएगा बराबर आधार का स्क्वायर। तो घटाएंगे दोस्तों 64 आ जाएगा। 64 का दोस्तों वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा 8 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई दोस्तों कितना आया 8 मीटर, तो ये भी 8 मीटर होगा। तो पूरी बिकड़ की लंबाई कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो दूसरी जो बिकड़ आई दोस्तों वो कितना हो गया 8 और 8 कितना 16 मीटर हो गया। पहला बिकड़ कितना दिया है, पहला बिकड़ दोस्तों यहाँ पे 12 मीटर दिया है। अब क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्षेत्रफल बराबर होता है समचतुर्भुज का 1/2 गुणते बिकड़ों का गुणनफल होता है। 1/2 गुणते d1 का मान दोस्तों 12, d2 का मान 16 हो गया। तो 2 1 का 2, 2 अठे 16 हो जाएगा और 12 अठे कितना होता है 296, तो 96 वर्ग मीटर ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, यहाँ पे दिया है कि नीचे दी गई स्थितियों को देखकर कुल घनों की संख्या बताइए। इस चित्र को देखकर दोस्तों हमें बताना है कि इसमें कुल कितने घन हैं। तो दोस्तों इसका ट्रिक होता है, इसमें हम गिन लेते हैं कितने छत हैं और कितने तल हैं। तो छत दोस्तों कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, छत कितने हैं दोस्तों यहाँ पे 9 हो गए। और तल कितना है जिसे दोस्तों हम तल्ला बोलते हैं, तो तल कितना है यहाँ पे 1 तल है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। तो इसका ट्रिक होता है छत गुणते तल, छत आया 9 और तल कितना है दोस्तों 1 है, तो 9 1 का 9 हो जाएगा। तो इस आकृति में कुल कितने घन है दोस्तों 9 है, तो 9 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, इस आकृति में आपको बताना है कि कितने घन हैं। तो घनों की संख्या निकालने के लिए सबसे सरल तरीका दोस्तों ये है, इसमें हम गिन लेते हैं कितने छत हैं 1 2 3 4 5 6, 6 छत हो गए और तल कितने हैं 1 तल है। तो छत और तल का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो 6 1 का 6। तो इस आकृति में कुल कितने घन है दोस्तों 6 घन है, तो 6 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, इस आकृति में आपको बताना है कि कुल कितने घन हैं। तो दोस्तों घनों की संख्या निकालने का सबसे सरल तरीका होता है छत गुणते तल। तो इसमें दोस्तों हम गिन लेते हैं कितने छत हैं और कितने तल हैं। तो यहाँ पे पहले वाले तल में दोस्तों हम गिनेंगे कितने छत हैं। तो पहले वाले तल में दोस्तों 1 2 3 छत हैं, तो 1 गुणते 3 का गुणा कर देंगे यहाँ पे। अब दूसरे वाले तल में देखेंगे दोस्तों कितने छत हैं, दूसरे वाले तल में 1 2 2 छत हैं और 2 तल हो गए, 1 और ये 2 तल हो गए, 2 गुणते 2 लिख लिया। अब दोस्तों तीसरे वाले छत पर देखेंगे कितने तल हैं। तीसरे वाले छत पर दोस्तों यहाँ पे देखिएगा केवल 1 छत है, कितना छत है 1 छत है और कितने तल हैं 1 2 3 तल हैं। तो यहाँ पे 1 छत हो गया और तल कितने हैं दोस्तों 3 हो गया। तो 3 1 का 3 और 2 दूना 4, 1 3 या 3, तीनों को जोड़ देंगे 4 3 7 3 10 हो जाएगा। तो इस आकृति में दोस्तों कुल कितने घन है 10 घन है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, यदि किसी संख्या x के 2 गुने में से 27 जोड़ दिया जाए और फिर उसमें 13 और जोड़ दिया जाए तो 60 अंक प्राप्त होता है, तो वह संख्या x का मान बताइए। तो दोस्तों कैसे लगाएंगे, यहाँ पे कहता है संख्या x के 2 गुने में से 27 क्या कर दें जोड़ दें। अब इसमें कहता है कि फिर इसमें 13 जोड़ दिया जाए, इसमें पुनः से 13 जोड़ दें, तब इनका योगफल कितना प्राप्त होता है दोस्तों 60 प्राप्त होता है। तो बराबर लिखेंगे 60। तो कह रहा है कि इसी x का मान बताइए। तो 2x प्लस जोड़ेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा यहाँ पे 40 आ जाएगा और बराबर कितना 60। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 60 माइनस 40 बराबर कितना 20 हो जाएगा। तो 2x बराबर 20, 2 1 का 2, 2 दहम में 20 हो जाएगा। तो x का मान कितना आएगा दोस्तों 10 आएगा, 10 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, a प्लस 2b माइनस सी का होल स्क्वायर को आपको क्या करना है प्रसार करना है, बता रहा है कौन सा उत्तर सही होगा। तो दोस्तों इसमें सूत्र लगेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगेगा। तो यहाँ सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca होता है। इसी दोस्तों सूत्र में हम क्या करेंगे, इन तीनों का क्या करेंगे मान रखेंगे। तो पहले क्या होगा, a का मान दोस्तों यहाँ पे a दिया है तो a स्क्वायर हो गया, प्लस b का मान दिया है 2b दिया है तो यहाँ रखेंगे 2b का होल स्क्वायर, प्लस c का मान कितना दिया है दोस्तों यहाँ पे माइनस c दिया है तो माइनस c का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 गुणते a और b दोस्तों इन दोनों का गुणा होगा तो 2ab हो जाएगा यहाँ पे 2ab प्लस 2 गुणते bc का मान क्या होगा दोस्तों इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो 2b गुणते माइनस c हो जाएगा प्लस 2ca, तो ca का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों इन दोनों का गुणा हो जाएगा
तो यहाँ पर हो जाएगा ए गुणते माइनस सी, इसी को सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4b स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2 दूनी 4ab हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 4bc हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2ac हो जाएगा। तो दोस्तों इसका प्रसार कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4bc माइनस 2ac आएगा। पहला वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, एक हॉल जिसकी बीमाएं 30 मीटर गुणते 12 मीटर हैं के फर्श को पूरी तरह ढकने के लिए 3 मीटर गुणते 2 मीटर बीमाओं वाले कितने कालीनों की आवश्यकता होगी। कैसे लगाएंगे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। आवश्यक कालीनों की संख्या, आवश्यक कालीनों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, जो हॉल का क्षेत्रफल है, हॉल का क्षेत्रफल, हॉल का क्षेत्रफल बटे एक कालीन का क्षेत्रफल, एक कालीन का क्षेत्रफल। तो हॉल का क्षेत्रफल निकालने के लिए दोस्तों लंबाई गुणते चौड़ाई 30 गुणते 12 है, यहाँ पे 30 गुणते 12 बटे एक कालीन का क्षेत्रफल 3 गुणते 2 है, तो 3 गुणते 2 लिखेंगे। तो 3 एक का 3, 3 दहा में 30 हो जाएगा और 2 एक का 2, 2 छम 12, 10 छम 60, 60 कालीनों की आवश्यकता होगी। अगला सवाल है दोस्तों, धातु की एक बेलनाकार पाइप की बाहरी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तथा आंतरिक त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। यदि पाइप की लंबाई 70 सेंटीमीटर है तो घन सेंटीमीटर में पाइप में धातु का आयतन बताइए। कैसे लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पे बेलनाकार पाइप जो है वो बेलन के आकार का है, इसलिए घन सेंटीमीटर का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे आयतन पूछ रहा है। यहाँ पे दोस्तों बेलनाकार धातु का आयतन निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे यहाँ पे पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर गुणते एच। अब यहाँ पे दोस्तों r1 क्या है, r1 ये है बाहरी त्रिज्या है, r2 क्या है आंतरिक त्रिज्या है, इसी मान रखेंगे, पाई ऐसे रखेंगे, r1 का मान 3, 3 का स्क्वायर माइनस r2 का मान कितना है 2, 2 का स्क्वायर गुणते एच कितना दिया है, ये पाइप की लंबाई ही एच है, तो यहाँ हो गया 70 सेंटीमीटर। तो पाई 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 गुणते कितना 70। तो दोस्तों 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 गुणते कितना 70, तो 5 से 35, 350 पाई घन सेंटीमीटर ये धातु का आयतन हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, यदि किसी त्रिभुज के आधार तथा ऊंचाई दोनों को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल मूल क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा। कैसे निकालेंगे दोस्तों, मान लेते हैं दोस्तों पहले जो मूल त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो क्या हो जाएगा 1/2 गुणते आधार गुणते क्या होगा ऊंचाई, आधार गुणते ऊंचाई हो गया। तो 1/2 गुणते आधार को दोस्तों हम मान लेते हैं a और ऊंचाई को मान लेते हैं यहाँ पे b। तो मूल क्षेत्रफल क्या है 1/2 ab है। अब यहाँ पे क्या कहता है आधार और ऊंचाई को दोनों को 2 गुना कर दिया जाए। अब दोस्तों अब क्षेत्रफल कितना होगा 1/2 गुणते आधार, आधार को 2 गुना कर देगा तो 2a हो गया, ऊंचाई को भी 2 गुना कर दे रहा है तो यहाँ पे ऊंचाई 2b हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे गुणा कर लेंगे, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 यहाँ पे लिख लेते हैं, बचेगा कितना 1/2 गुणते a गुणते b। तो दोस्तों ये 1/2 गुणते a गुणते b ये क्या है, ये मूल क्षेत्रफल है। तो जो नया क्षेत्रफल है दोस्तों इसको लिख सकते हैं 4 गुणते, इसकी जगह लिख सकते हैं दोस्तों मूल क्षेत्रफल। तो दोस्तों जो नया क्षेत्रफल आएगा वो मूल क्षेत्रफल का कितना गुना होगा 4 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों तीसरा वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, 2 बेलनाकार बर्तनों की त्रिज्याओं में अनुपात 1 और 3 का अनुपात है तथा उनकी ऊंचाइयों में 1 और 2 का अनुपात है, तो उनके आयतनों का अनुपात बताइए। कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो बेलन का आयतन होता है दोस्तों पाई r स्क्वायर एच होता है। तो पहले बेलन का आयतन अनुपाते दूसरे बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन सूत्र हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर h1 अनुपाते पाई r2 स्क्वायर h2 हो जाएगा। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों अनुपात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं r1 स्क्वायर h1 बटे r2 स्क्वायर h2। तो दोस्तों इसको लिखेंगे r1 बटा कितना r2 का होल स्क्वायर गुणते h1 बटा कितना h2। अब दोस्तों r1 बटा r2 का मान यहाँ पे कितना दिया है 1/3 दिया है, तो यहाँ रखेंगे 1/3 का होल स्क्वायर गुणते h1 बटा h2 का मान दोस्तों यहाँ दिया है 1/2 दिया है। इसी को सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा गुणते 1/2। तो 1 बटा कितना आएगा दोस्तों 18। तो इनके आयतन में अनुपात कितना आएगा
1:18 आएगा। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, एक चतुर्भुज में तीनों कोणों का जो योगफल है इसके चौथे कोण के 2 गुने के बराबर है, तो चौथे कोण का मान बताइए। तो दोस्तों हम यहाँ मान लेते हैं कि माना चौथा कोण क्या है, यक्स है। तब दोस्तों तीनों कोणों का योगफल कितना होगा, तीनों कोणों का योगफल जो है यहाँ पे कह रहा है चौथे कोण का 2 गुना है। तो चौथा कोण यक्स माने है, तो यहाँ पे हो गया 2 गुना। तो तीनों कोणों का योगफल कितना आ गया, 2x आ गया। अब दोस्तों हम यहाँ पे प्रतिबंध जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 अंश होता है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 2x प्लस 1x बराबर कितना, 360। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 360। 3 से कैंसिल कर देंगे तो x का मान कितना आएगा, 120 अंश। तो दोस्तों चौथा कोण कितना आएगा, 120 अंश आ जाएगा। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, एक पासा उछाला गया, एक से बड़ी विषम संख्या आने की प्रायिकता बताइए। तो दोस्तों पासे में जो है कुल 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 अंक होते हैं। अब इसमें कहता है कि एक से बड़ी विषम संख्या, तो दोस्तों एक से बड़ी विषम संख्या कौन कौन सी है, 3 है और 5 है। तो यही दोनों के आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो प्रायिकता निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, कुल कितनी संख्या है, 6 संख्या है, 6 से भाग कर देंगे। और दोस्तों एक से बड़ी कुल कितनी विषम संख्या है, 2 विषम संख्या है। तो ऊपर लिख देंगे 2, तो 2 1 का 2, 2 3 6 हो जाएगा। तो 1/3 इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हैं, तो इसका क्षेत्रफल बताइए। तो दोस्तों हम यहाँ पे सूत्र जानते हैं कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणते विकर्णों का गुणनफल, ये इनका सूत्र होता है क्षेत्रफल निकालने का। तो 1/2 गुणते विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 गुणते विकर्ण कितने हैं दोस्तों, 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, दोनों का गुणा कर देंगे, 5 गुणते 7। तो 35 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। भाग करेंगे कितना आएगा दोस्तों, 17.5 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, एक परीक्षा में 35% छात्र जो है पास हुए और 455 छात्र फेल हो गए। परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे थे। तो दोस्तों हम मान लेते हैं परीक्षा में कुल x छात्र जो है बैठे थे। तो दोस्तों कुल परसेंट कितना होता है, 100%, जिसमें से दोस्तों 35% छात्र क्या हुए हैं, पास हुए हैं। तो कितने परसेंट दोस्तों फेल हुए होंगे, 100 में 35 घटा देंगे तो कितना आएगा, 65%। 65% छात्र क्या हुए थे, फेल हुए थे। और ये 65% दोस्तों 455 छात्र जो फेल हुए थे इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों लिखेंगे x का 65% बराबर 455। तो x का मान निकालेंगे, 65% को लिखेंगे 65/100। तो x बराबर हो जाएगा 455 गुणित 100/65। सॉल्व करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 700। तो कुल छात्रों की संख्या कितनी थी, 700। 700 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, एक आदमी अपने वेतन का 65% खर्च करता है और प्रतिमाह 525 रुपये की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय बताइए। कैसे लगाएंगे दोस्तों, हम मान लेते हैं दोस्तों उसकी मासिक आय कितनी है, 100 रुपया है। यहाँ पे दोस्तों कुल परसेंट अपने आप में 100% होता है, जिसमें से 65% दोस्तों वो खर्च करता है। तो कितना परसेंट बचाएगा, तो 100 में 65% घटा देंगे तो कितना आएगा, 35% आ जाएगा। तो 35% इसने क्या किया, बचत किया। और यह बचत दोस्तों 525 रुपया बचत के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो x का 35% बराबर लिखेंगे 525। इसी x का मान निकाल लेंगे दोस्तों। तो x बराबर हो जाएगा 525 गुणते 100/35। सॉल्व करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 1500 रुपया। तो उसकी मासिक आय कितनी थी, 1500 रुपया। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनोज को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए और वह 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। पेपर का पूर्णांक बताइए। तो दोस्तों हम मान लेते हैं पेपर का पूर्णांक कितना है, x है। अब यहाँ पे ये कहता है x का जो 36% है ये पास होने के लिए अनिवार्य है, लेकिन वह पाता कितना है दोस्तों, x का 24% पाता है और 9 नंबर से फेल हो जाता है। यदि दोस्तों यही 9 नंबर ये पाया होता तो क्या होता, 36% क्या हो जाता, बराबर हो जाता। अब यही दोस्तों x का मान निकाल लेंगे। तो 36% यहाँ लिखेंगे और ये प्लस में इधर आएगा, माइनस हो जाएगा। तो x गुणते 36 में से 24 घटा देंगे दोस्तों कितना आएगा, 12%। 12% का मतलब होता है दोस्तों 12/100। x का मान निकाल लेंगे, 9 गुणते 100/12 हो जाएगा। 3 1 का 3, 3 3 का 9, 3 4 का 12 हो जाएगा। 4 से कैंसिल करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 25 बार जाएगा, 25 तिया 75। तो पेपर का पूर्णांक कितना था, 75 नंबर का पेपर था। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, एक टोकरी में 400 अंडे हैं, इसमें से 8 दर्जन अंडे सड़ गए, तो टोकरी में सहे अंडों का परसेंटेज बताइए। कैसे निकालें दोस्तों? कुल अंडे कितने हैं? 400 हैं, जिसमें से कितने अंडे सड़ गए? 8 दर्जन अंडे सड़ गए। तो 8 दर्जन में कितने अंडे? 96। तो 96 अंडे जो है सड़ गए, तो सही अंडे कितने बचे दोस्तों? 400 में 96 घटा देंगे, 304 अंडे जो है सही बचे। परसेंटेज पूछ रहा है तो 304 बटा क्या लिखेंगे? 400 गुणते 100। परसेंटेज बदलने के लिए 100 गुणा कर देंगे, 100 एक का 100, 100 चौके 400 हो जाएगा, 4 बचेगा। 304 में 4 का भाग देंगे दोस्तों, कितना आएगा? 76%। तो सही अंडों का जो परसेंटेज है वो 76% है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, 25,450 को मानक रूप में लिखिए। तो दोस्तों मानक रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं, संख्या के दाईं ओर से एक अंक दशमलव लगा देते हैं और उसको 10 के घात के रूप में लिख देते हैं, तो यही हो जाता है मानक रूप। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे? 25,450 को दोस्तों हम 25,450.0 लिख सकते हैं। अब दोस्तों क्या करेंगे, ये दशमलव जो है यहाँ पे आना चाहिए, संख्या के एक अंक के बाद आना चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव यहाँ पे है और यहाँ पे लाना है, तो कितने अंक जो है बाईं तरफ जा रहा है? 1 2 3 4, 4 अंक जो है बाईं तरफ जा रहा है। तो 2.545 गुणते 10 घाते कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा 2.545 गुणते 10 घाते 4। तो ये इसका मानक रूप हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, पृथ्वी वातावरण से 15 दिनों में 1.2 गुणते 10 घाते 8 किलोग्राम धूल उठाती है। पृथ्वी 4.8 गुणते 10 घाते 8 किलोग्राम धूल कितने दिनों में उठाएगी? कैसे लगाएंगे दोस्तों? यहाँ पे 15 दिनों में कितना धूल उठा रही है? 1.2 गुणते 10 घाते 8 धूल जो है उठा रही है। अब पूछ रहा है कि कितने दिनों में धूल जो है 4.8 गुणते 10 घाते 8 किलोग्राम उठाएगी। तो 4.8 गुणते 10 घाते 8 लिख दिए। इसी को सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो 10 घाते 8 ये इससे कट जाएगा, तो बचेगा कितना दोस्तों? यहाँ पे इसको भी काट देते हैं दोस्तों, कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। तो यक्स का मान निकालेंगे, 15 में 4 गुणा कर देंगे, 15 चौका 60, तो 60 दिन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, संख्या यक्स का घन संख्या यक्स के 9 गुने के बराबर है, तो यक्स का मान बताइए। कैसे निकालेंगे दोस्तों? यहाँ पे लिखा है कि संख्या जो यक्स का घन है वो संख्या यक्स के 9 गुने के क्या है? बराबर है। तो हमसे पूछ रहा है यक्स का मान निकालना। कैसे निकालेंगे दोस्तों? यहाँ पे 3 घात है, यहाँ पे 1 घात है, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2 घात। तो यक्स स्क्वायर बराबर 9। तो यक्स का मान निकालेंगे दोस्तों, √9 हो जाएगा। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो यक्स का मान कितना आएगा? 3 आएगा। 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, इस सवाल को हल करना है, बताना है कितना उत्तर आएगा। कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे संख्या के ऊपर माइनस लगा है तो इसको प्लस में बना लेते हैं। तो कुछ इस तरह से लिखेंगे दोस्तों, इसको यहाँ पे हो जाएगा 1/5 माइनस, ऐसे इसको भी लिखेंगे 1/6 पावर -1 माइनस, इसको भी लिखेंगे दोस्तों 1/3 माइनस 1/4 पावर -1। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ये हो जाएगा 6 और 5 का लघुत्तम हो जाएगा कितना? 30 हो जाएगा, और 6 1 का 6 और 5 1 का 5 पावर -1 माइनस 4 और 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा दोस्तों? 12 हो जाएगा, 4 1 का 4 और 3 1 का 3 हो जाएगा, और पावर -1। अब दोस्तों सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 6 में से 5 गए 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1/30 बचा और -1 माइनस 4 में से 3 गए 1, तो 1/12 बचा -1। अब दोस्तों ये घात जो है माइनस में है, इसको प्लस करने के लिए क्या करेंगे? इस भिन्न को पलट देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 और माइनस इसको भी पलट देंगे, घात प्लस में हो जाएगा, तो 12 घटा देंगे दोस्तों, कितना आएगा? 10 में से 2 गए 8, 2 में से 1 गए 1, 18 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, एक कैंप जिसमें 80 व्यक्ति रहने वाले हैं के पास 70 दिनों का खाना है। 10 दिनों के बाद कितने रहने वाले व्यक्ति जो है चले जाएं कि शेष खाना 80 दिन और चल जाए? कैसे निकालें दोस्तों? सबसे पहले 80 व्यक्ति थे दोस्तों, अब ये कहता है कि 70 दिनों का तक खाना है। इनका कई दिनों तक खाना है दोस्तों? 70 दिनों तक खाना है। कहता है कि दोस्तों 10 दिनों के बाद कितने व्यक्ति चले जाए, तो हम मान लेते हैं दोस्तों x व्यक्ति चले गए। तो पहले 80 व्यक्ति थे, अब कितने व्यक्ति हो जाएंगे? 80 माइनस x हो जाएंगे। तो खाना कई दिन तक चलेगा दोस्तों? 80 दिन तक खाना चलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 10 दिनों के बाद x आदमी जो है चले गए थे, तो इसमें क्या होगा? 10 दिन जो है कम हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, 80 गुणते 60
बराबर, यहाँ बराबर चिन्ह लग जाएगा, 80 माइनस एक्स गुणते कितना हो जाएगा 80, 80 से 80 से कैंसिल हो जाएगा, 60 बराबर 80 माइनस एक्स, एक्स का मान निकालेंगे दोस्तों तो 80 माइनस 60 बराबर कितना 20। तो 20 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, यदि x बराबर 2/3 तथा y बराबर 3/2 है तो x प्लस वाई भागे x माइनस वाई का मान बताइए। तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, x और y का योगफल निकाल लेते हैं। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 2/3 प्लस 3/2। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। तो कितना आ गया 13/6 आ गया, योगफल आ गया 13/6। अब दोस्तों अंतर निकाल लेते हैं x माइनस वाई, तो ये हो जाएगा 2/3 माइनस 3/2 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 और 3 त्रिका 9, कितना आएगा दोस्तों -5/6 आएगा। अब यहाँ पे कहता है कि x प्लस वाई भागे x माइनस वाई का मान कितना आएगा। तो x प्लस वाई कितना आया है 13/6। अब भाग लगाएंगे, यहाँ पे आया है x माइनस वाई का मान -5/6। तो 13/6 गुणते इसको पलट देंगे दोस्तों, तो 6 बटा कितना हो जाएगा -5, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो -13/5 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, 7 के 4 क्रमागत गुणजों का योगफल 322 है, इनमें से सबसे छोटा गुणज बताइए। तो दोस्तों 7 के 4 क्रमागत गुणज कैसे मानेंगे, हम मान लेते हैं कि पहली संख्या क्या है दोस्तों x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x प्लस 7, तीसरी संख्या x प्लस 14, तीसरी और चौथी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों x प्लस 21 हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे कहता है कि इनका योगफल कितना है 322 है, तो अब इनको क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो x प्लस 7 प्लस x प्लस 14 और प्लस x प्लस 21 बराबर कितना लिखेंगे 322 लिखेंगे। 1 2 3 4, 4x हो गया दोस्तों, और प्लस और 7 और 14 और 21 को जोड़ेंगे, 4 1 5 7 5 12, हासिल लगा कितना 1 2 और 1 3 1 4 हो जाएगा, 42 हो गया दोस्तों बराबर 322 हो गया। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 322 माइनस 42, घटाएंगे 2 में से 2 गए 0, 12 में से 4 गए 8, यहाँ बचेगा 2। तो दोस्तों x का मान निकालेंगे, 4 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा 70 आएगा। अब पूछ रहा है कि सबसे छोटा गुणज बताइए, तो सबसे छोटा गुणज क्या है x है, तो x का मान कितना है 70, 70 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, इसका फैक्टर करना है, बताना है कि कौन सा उत्तर जो है सही होगा। तो दोस्तों सबसे पहले देखिएगा x माइनस 3y और x माइनस 3y ये जो है उभयनिष्ठ है, तो इसको हम बाहर कर लेते हैं, x माइनस 3y बाहर कर लिया, बचेगा क्या दोस्तों 15xy और इधर बचेगा -3y। तो x माइनस 3y ऐसे ही रहेगा। इसमें दोस्तों क्या कॉमन होगा 3y कॉमन हो जाएगा, 3y कॉमन होगा तो बचेगा कितना 3 5 15, 5 और x बचेगा -3y बाहर आ गया, यहाँ बचेगा 1। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 3y और 5x माइनस 1 और x माइनस 3y, ये इसका फैक्टर हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है। तो दूसरा वाला दोस्तों इसका उत्तर मैच कर रहा है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, इसको हल करना है, बताना है कितना उत्तर आएगा। तो दोस्तों यदि हम दोस्तों 761 का स्क्वायर करें और 239 का स्क्वायर करके तब घटाएं दोस्तों तो समय ज़्यादा लग जाएगा। तो यहाँ पे एक सूत्र लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सूत्र होता है एक बार इनको जोड़ दीजिए और एक बार इनको घटा दीजिए, तो यही नियम इसमें भी लगाएंगे। तो पहले क्या करेंगे एक बार दोनों को जोड़ देते हैं, तो 761 प्लस 239, फिर घटा देंगे 761 माइनस 239, दोस्तों जोड़ेंगे कितना जाएगा 9 और 1 10, 6 3 9 और 1 10, 7 2 9 और 1 10, इधर आ गया 1000। इधर दोस्तों कितना आएगा 11 में से 9 गए 2, 5 में से 3 गए, यहाँ पे आएगा दोस्तों 2 और 7 में से 2 गए 5, 522 आ जाएगा। अब 522 में दोस्तों 1000 का गुणा करेंगे कितना आएगा 522 के आगे 3 जीरो लग जाएगा, तो ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।